कहा जाता है प्राय कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस संबंध में आपका क्या मत है? इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर उदाहरण सहित आधार बताएं। ये 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आपको थोड़ा अलग से जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर को उदाहरण से आधार बताएं। कोई भी क्वेश्चन आप यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ बातों को समझिए। पहली बात यह कि आपको क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ने के साथ साथ उसको एक बार कम से कम इंग्लिश में रीडिंग करना है। कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो मेंस का तो उसको एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको कम से कम आपको 2, 3, 4 बार पढ़ना है और आपको उसके बाद आगे बढ़ना है। इन जनरल किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो ऑप्शनल का हो या जीएस का हो, कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हो उसके केंद्र बिंदु में 3, 4, 2, 3 ही शब्द हैं जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो शब्द पर आपको ये उत्तर फ्रेम आउट करना है। बहुत सिंपल सा बात है। अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन वाले ने ही इस पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। तो इसमें अगर एक शब्द ये है राजनीति, दूसरा शब्द है इसकी नैतिकता, यही 2 मूल शब्द हैं। अब इन 2 मूल शब्द के साथ वो क्या बोल रहा है कि इसका एक संबंध स्थापित कीजिए कि क्या ये साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों के बीच में एक संबंध ये बता रहा है। पर इसके जो मूल शब्द है, जो पूरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के 2 वर्ड हैं, ये केंद्र बिंदु, और ये 2 वर्ड के बीच जो है संबंध स्थापित करने के बारे में कह रहा है कि साथ साथ नहीं चल सकते। आपका क्या स्टैंड होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो आपका क्या मन है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और जो सोचते हैं उसका एग्जाम्पल बताइए। आधार क्या बेस है आपका, उसको बताइए। तो ऐसे स्थिति में ये पूरा जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो मूल वर्ड है इसका राजनीति और नैतिकता। दूसरा है इस दोनों शब्द के बीच में संबंध कैसे है, इसको डिफाइन करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि आप अपना एग्जाम्पल भी बताइए, आपका क्या मत है
और क्या आप ये सोचते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बताइए कि ये साथ साथ नहीं चल सकती, या क्या आप इसके विपरीत सोचते हैं कि राजनीति और नैतिकता दोनों एक साथ चलना अनिवार्य है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस एक दूसरे डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, लेकिन इसका उत्तर किसी दूसरे डायरेक्शन से, और वो दूसरा डायरेक्शन ये है कि आप ये मानते हैं, हर कोई ये मानता है कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। हमने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी बिना राजनीति की नैतिकता होगी तो वो बिना राजनीति, कोई भी राजनीति नैतिकता के बिना होगी तो वो हिटलर शाही है, तानाशाही है, और वो राष्ट्र या देश का विकास करने के स्थान पर उसका विनाश करेगा। तो आपका एक माइंड समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के अप्रोच कैसे करने हैं। इस सेंटेंस के फेवर में नहीं करना है, बल्कि इस सेंटेंस के में करना है। ओके, सुनिए, जब भी हम कोई क्वेश्चंस लिखते हैं जो 10 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का होता है, तो ऐसे स्थिति में हम किसी भी क्वेश्चंस को उसके एक स्ट्रक्चर, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो ऐसे स्थिति में इसका एक स्ट्रक्चर होगा कि उसके अकॉर्डिंग हम कैसे आगे बढ़ें। सबसे पहले जब हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सोचते हैं तो हम उसको कहते हैं कि इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक लेखा जोखा हम तैयार करना चाहते हैं। यूपीएससी में जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। उसके 3 भाग क्या होते हैं? इसमें से पहला भाग जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी, और तीसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में किसी एग्जाम में 2-2 मार्क्स हो, तो अगर 2-2 मार्क्स इस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके लिए बच रहा है 6 मार्क्स। या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 मार्क्स हो तो बाकी के लिए 7। तो इस बात को समझिए कि केवल आप फैक्ट लिखेंगे, केवल आप बॉडी लिखेंगे नंबर नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है और कंक्लूजन भी लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी क्वेश्चंस को जब हम ड्राफ्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ऐसा चीज है जो आपके राइटिंग स्किल को प्रदर्शित करता है। बॉडी जो है वो हर कोई एक जैसा लिखता है, क्योंकि बॉडी में बेसिकली फैक्ट्स या जो उससे संबंधित नॉलेज है हम उसी को लिखते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन लोग करते नहीं। अगर कोई व्यक्ति सही से लिख रहा है तो जितना भी लोग लिख रहे होंगे लगभग एक समान लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चंस में कि हम बॉडी कैसे निर्मित करते हैं, क्योंकि जब अगर आप बॉडी सही से निर्मित कर देंगे तभी आप इंट्रोडक्शन को सही से लिखेंगे और तभी आपका कंक्लूजन सही से होगा। तो जो सबसे हल्का पार्ट है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, और फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अगर हम वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्वेश्चंस के वर्ड हैं लगभग 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। ऐसे कंडीशंस में आप इसमें 170 तक जा सकते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा छूट होता है कि 170-175 तक आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 170-75 तक जा रहे हैं तो कैसे कैसे वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन जनरल हम लोग इसके लिए 30 वर्ड अगर रखें
और इसके लिए 30 वर्ड रखे, तो लगभग 60 वर्ड हो गए। और अब इस 60 वर्ड के अतिरिक्त आपके पास बच रहे हैं 110, मान के चलिए 100 या 110, तो 110 वर्ड में आपको बॉडी के पार्ट को लिखना है सब। अब पहले देखिए बॉडी में क्या क्या जाएगा, ये और ये। तो अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन दो भाग में बटा हुआ है और दो भाग का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम इसको दो भाग, तीन भाग में कह सकते हैं, एक और दो, और दोनों के बीच का संबंध। हम अभी दो ही रखते हैं और बाद में हम संबंध स्थापित कर देंगे। पहला बोल रहा है कि राजनीति के बारे में और दूसरा बोल रहा है यही दोनों के बीच का संबंध हमें स्थापित करना है कि नहीं। तो जब वो राजनीति के बारे में बोल रहे हैं तो आप राजनीति के बारे में क्या समझते हैं? पहले तो ये राजनीति का मतलब आप ये समझते हैं कि राज्य के लिए नीति का निर्माण, और राज्य के लिए नीति का निर्माण करने का दायित्व है राजनीति क्यों। तो एक काम तो ये हो गया राजनीति में कि राज्य मतलब देश, राज्य यानी देश के नीति का एक काम। दूसरा काम आप ये भी जानते हैं कि राजनीति का दूसरा काम ये है कि वह बहुत सारे पदों पर नियुक्ति भी करता है, बहुत सारे लोगों को नियुक्त करवाता है, पुरस्कार देता है, सम्मान देता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसका दूसरा काम क्या है कि नियुक्ति, पुरस्कार और सम्मान देना। अब तीसरा पॉइंट भी बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन भी देना। तो ये मार्गदर्शन भी देता है, मतलब रास्ता बताता है। किसको? दो लोग, एक तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह, और दूसरा अगर हम कहें कि अगर आपके पास 110 शब्द है तो इसमें आप 50 से 60 शब्द में इसको समाहित करेंगे कि नीति का निर्माण, नियुक्ति, पुरस्कार और सम्मान देता है, और साथ ही साथ समय समय पर लोक सेवकों से काम करवाता है और जनता को मार्गदर्शन देता है। यही काम है राजनीति का मूल रूप से। ठीक है। अब दूसरी बात है कि नैतिकता। नैतिकता का मूलभूत क्या क्या बातें हो सकती है? नैतिकता में, एथिक्स में क्या क्या बातें हो सकती है? एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठा होना चाहिए, है ना। नैतिकता क्या है? सत्यनिष्ठा। दूसरा आप बोल सकते हैं न्यायप्रियता, राष्ट्र प्रेम, कुछ भी ऐसे। राष्ट्र प्रेम। तीसरा कोई, क्योंकि हम लोग राजनीति में लिख रहे हैं तो हम लोग तीसरा कोई भी एक नैतिकता उसको हम जोड़ सकते हैं, जैसे विषय निष्ठा, जैसे निष्कपटता, जैसे निस्वार्थ की भावना, जैसे ईमानदारी। तो हम एक पॉइंट नैतिकता की बात कर लें, निस्वार्थ की भावना। इस पर भी आप 50 वर्ड तक, 50 शब्द में इसको भी आप समाहित कर लीजिए। देखिए पॉइंट तो मिल गया, तो लैंग्वेज लिखना है।
अगर हम इसको आपको लैंग्वेज में बोला कैसे लिख सकते हैं कि राजनीति का मूल काम देश के लिए नीतियों का निर्माण करना है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति एवं उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार और सम्मान देना इसका मुख्य कार्य है, तथा यह नौकरशाहों से काम लेता है, लोक सेवकों से काम लेता है और जनता के लिए काम करवाता है। तो दोनों को ये समय समय पर मार्गदर्शन है। अगर मैं अभी जितना वर्ड बोला आपको, अगर आप उसको काउंट कर लीजिएगा स्लो में, तो लगभग 40-50 वर्ड है। एक पैराग्राफ खत्म, या आप चाहे तो 2 पैराग्राफ में इसको लिख सकते, खत्म कर सकते हैं एक ही पैराग्राफ में। दूसरा आता है नैतिकता। तो राजनीतिज्ञों की सबसे इम्पोर्टेंट नैतिकता क्या है कि वो खुद भी सत्य निष्ठा का पालन करे, सत्य का पालन करे और दूसरों को भी सत्य के पालन करने के लिए प्रेरित करे, उनको सहयोग करे, क्योंकि तो सत्य हमेशा विजय है। ऐसे स्थिति में उसे हमेशा राष्ट्रीय निष्ठा या राष्ट्र प्रेम से काम करना चाहिए। यानी वो जो भी काम कर रहा है उसको ये देखना होगा कि क्या इससे उसके देश के उत्थान में, इसके देश के सम्मान और गरिमा में कैसी वृद्धि है। ठीक है, देश के संसाधनों का दुरुपयोग, अपव्ययता तो नहीं होगा। अब आया निस्वार्थ की भावना। यानी जब भी हम काम करें जनता के प्रति, तो हम इस माइंडसेट के साथ काम करें कि हमें जनता से कुछ नहीं चाहिए, हमें ना तो वोट चाहिए ना ही नोट चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें पहले ही से ही सत्ता प्रदान कर दिया है। ऐसे स्थिति में हम उनके समक्ष निस्वार्थ भावना से अपने कार्य को संभालें। देखिए, आपने राजनीति को डिफाइन कर दिया, आपने नैतिकता को डिफाइन कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन आप जानते हैं कि बिना सत्य निष्ठा के राजनीति नहीं हो सकती, बिना राष्ट्र प्रेम के राजनीति नहीं हो सकती, बिना निस्वार्थ भावना के राजनीति नहीं हो सकती। तो अब कह सकते हैं कि अगला जो पैराग्राफ होगा, अगर आप उसको यहाँ से कहें या मैं इसको यहाँ से बोलूं कि इन दोनों में समन्वय, इन दोनों को मिला के लिखना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं, तभी देश का विकास होगा। एक आप पैराग्राफ लिख लीजिए और उसमें आप कहिए कि राजनीति और नैतिकता पूरक, और बिना नैतिकता की राजनीति विनाश। ओके, तो एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। ठीक है, आप जो क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन है जो आपको बोल रहा है साथ साथ नहीं चल सकते, आप उससे डिफर कर। तो जो मेन चीज है ना इसमें, ये समझिए कि कई बार क्वेश्चंस आपको घुमा करके उल्टा जैसा से पूछते हैं। मैं इस क्वेश्चन को जो लिया, ये इसलिए लिया कि बाकी जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि सीधा पूछा गया है, इसमें उल्टा करके पूछा गया कि नहीं चल सकती, जबकि वास्तविकता में इसके ठीक विपरीत है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलती है तो बोल रहा है कि उदाहरण बताइए। तो आप बता दीजिए यहाँ पे उदाहरण कि अगर साथ नहीं चलती है तो क्या होता है? शाही या उदाहरण में बता दिया इस क्वेश्चन। तो एक तरह से देखिए ये बॉडी है और ये जितना भी यहाँ पे क्लासरूम में या जो अलग क्लासरूम में ये बैठे हुए हैं वो लगभग एक जैसा लिखेंगे, क्योंकि राजनीति का जो काम है वो सब लोग एक जैसा लिखते हैं। नैतिकता जो है वो नोलन समिति के 7 बिंदु वाला नैतिकता में से कोई आप उठा करके लिख सकते हैं कि 6, 2, 3। ज़्यादा लिखने से क्या होगा, ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आप तो डीप में नहीं जा पाएंगे, इसलिए 3 या 2 पॉइंट लिख करके ही उसको समाहित करना है। क्योंकि ये 2 चीज जो यहाँ था 1 नंबर एंड 2 नंबर, ये 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। तीसरा है कि साथ साथ नहीं चलते,
ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर डील हो गया, ये 3 नंबर पॉइंट कहता है कि आप उदाहरण बताइए। आप उदाहरण बता दिए उसका कि क्यों ऐसा, क्योंकि राष्ट्र के लिए जरूरी। तो देखिए ये मूल रूप से आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चंस को आप किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसमें और भी पॉइंट ऐसे करके बन सकता है, ऐसे करके, ठीक है। ये अगर आप बना लिए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका ना कभी सीक्वेंस भी नहीं गड़बड़ होगा और क्वेश्चन से आप भटकिएगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ध्यान में रखना होगा कि आप शब्द का डिस्ट्रीब्यूशन, शब्द का जो बंटवारा है उसको बहुत ध्यान से करना है। आपके पास शब्द है 150, 160, 170, ज़्यादा मत लिखिए, 200 वर्ड नहीं लिखना है, क्योंकि अगर 200 वर्ड लिखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए आपके अगर स्पीड ठीक ठाक है तो ऐसे स्थिति में 160, 70, 75 तक जा सकते हैं। अब देखिए हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया वर्ड का, इसको भी ध्यान रखें कि इसके लिए 30 शब्द, इसके लिए 30 शब्द, इसके लिए 110, 120, ऐसे आप लिखते हैं। हर पैराग्राफ, कोई भी जो पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ आपको चेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला शब्द आप 60 शब्दों में लिखते हैं तो आप इसको 2 पैराग्राफ में कर दीजिए। और ये वाला भी अगर सपोज कीजिए कि आप 60 शब्दों में लिखते हैं तो इसको भी आप 2 पैराग्राफ में कर दीजिए, 30, 32, 32 शब्द। देखिए 40 वर्ड से ज्यादा अगर हो रहा हो तो पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ एक ऐसा चीज है जो एग्जामिनर को रुक करके सांस लेने का मौका देता है, एक बात। दूसरी बात ये, जब हम थीम चेंज करते हैं, जब हम चीजों को चेंज करते हैं, थीम चेंज करते हैं, तो हमें पैराग्राफ चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों को एक पैराग्राफ में लिखते हैं और इसको अलग, तो थीम चेंज हो रहा है क्योंकि मार्गदर्शन कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और निस्वार्थ की भावना को अलग लिख रहे हैं तो एक थीम चेंज हो रहा है। अगर आप इसको करने में सक्षम हो गए तो बाकी तो लैंग्वेज है, खाता है, पीता है, गाता है। ये है पॉइंट, जिस पॉइंट को आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन में, वो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी इसके अतिरिक्त तो लैंग्वेज है। उसी तरह से ये सब पॉइंट है, आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट नहीं छूटने चाहिए। अब देखें इसको कि किसी भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो जनरली इसी तरह से उसका फॉर्मेट बनाया जाता है, उसी तरह से उसको ड्राफ्टिंग की जाती है और ये पार्ट ऑफ बॉडी है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको बना के छोड़ दूं तो आप सब लोग लिखेंगे, टोटल सारा लोग। और सबसे मजे की बात यह कि सभी लोग एक जैसा लिखेंगे। इसलिए जैसा लिखेंगे क्योंकि ये सारा पॉइंट्स जो है वो सब सेकेंड ARC का है, सेकेंड ARC 4th रिपोर्ट का है। इसलिए न केवल आप बल्कि आपके अलावा कोई दूसरा क्लास का भी व्यक्ति है वो भी लगभग एक ही जैसा पाता। तो इस बात को समझिए कि बॉडी, जो क्वेश्चंस के बॉडी होते हैं वो सब लोग ऑलमोस्ट थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिखते हैं। इसीलिए इसमें आप मान के चलिए कि अगर 10 मार्क्स है तो इसमें 6 मार्क्स पर ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपने 6 मार्क्स के लिए अगर 6 पॉइंट रखा है तो हम ऐसे स्थिति में आपको 6 के हिसाब से देंगे। आपने 5 लिखा तो बोलेंगे 5 का इसको मूल्यांकन करना है, आपने 4 लिखा तो 4 का मूल्यांकन। तो 6 में से 4 पे मूल्यांकन हो रहा है, 5 पर हो रहा है और 6 पे। हर क्वेश्चन ऐसे ही। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, जो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आप केवल उसमें देखिएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा पॉइंट होगा।
इस तरह से बना लीजिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एग्जामिनर आपके शेष पार्ट, आंसर के पार्ट को पढ़े कितना इंटरेस्ट के साथ, ये इंट्रोडक्शन डिसाइड करता है। अगर इंट्रोडक्शन में आपने बड़ा अच्छा से उस चीज को प्रस्तुत किया है तो ऑब्वियसली है कि वो इंटरेस्ट लेके उसके बॉडी के पार्ट को पढ़ेगा कि अच्छा देखते हैं क्या लिखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ना किसी भी जगह पे अगर आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो इंट्रोडक्शन मूल रूप से दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट उसका इंट्रोडक्शन का ये होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको सरलता से परिभाषित कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है उसको बहुत सरल से कम वर्ड में उसको परिभाषित कीजिए, क्या पूछा जा रहा है। और उसका दूसरा पार्ट ये होता है कि आप उस क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हैं, यानी बॉडी में आप क्या लिखने वाले हैं उसको आप इंगित कर दीजिए, उसको उसमें बता दीजिए, ताकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बढ़े कि अच्छा ये पॉइंट पर ये कुछ लिखने वाला है। इसलिए इंट्रोडक्शन दो तरह का चीज होता है। एक होता है जो क्वेश्चंस है उसको सरलता से डिफाइन कर देना, और इसके साथ साथ ये कि आप बॉडी में, यानी कि आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं उसका संक्षिप्त जानकारी। अगर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आपको एक बात और बताऊं तो ये क्या है, मूवी देखने आते हैं आप लोग, तो जो नई मूवी आने वाली होती है तो उसका ट्रेलर दिखाते हैं। ट्रेलर में क्या दिखाते हैं कि उस मूवी का जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सॉन्ग है तो एक थोड़ा सा सॉन्ग डाल दिया, फाइट का सीन है तो थोड़ा फाइट डाल दिया, रोमांस है तो रोमांस डाल दिया इत्यादि। यानी उस 3 या 4 या 5 मिनट में उस फिल्म का वो प्रमुख पार्ट आपको दिखा दिया जाता है, ताकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे कि आप दोबारा फिल्म देखने आए। तो यही है इंट्रोडक्शन, कि आप एग्जामिनर को इस बात के लिए इंटरेस्ट जनरेट करेंगे कि अगर आप मेरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब में मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ूँ। अभी तो हम आपको संक्षिप्त बात बताए हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको सब हम बताएं। समझ में आया? और इसमें कलाकारी ये है कि आपको 30 से 35 वर्ड में ही इन दोनों पार्ट को संभालना है। इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में कभी नहीं होता, हमेशा पहला पैराग्राफ क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहला पैराग्राफ में बॉडी नहीं चलना चाहिए। तो 2 बातें समझें आप इंट्रोडक्शन में। पहला ये कि फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है उसको बहुत सरलता से, संक्षिप्त से परिभाषित कर दीजिए, और दूसरा कि आप जो लिखने वाले हैं उसको सरलता से परिभाषित। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन नहीं बताया कैसे लिखना है, बल्कि हमने पहले आपको बताया बॉडी। क्यों बताया बॉडी? इसलिए क्योंकि जो इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट है, यानी आप क्या क्या लिखना चाहते हैं वो तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसी में से 2-4 पॉइंट आप उसमें डालेंगे। तो अगर ये सही से बना हुआ है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आप इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट तो लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट का काम खत्म हो गया। पहला पार्ट जो परिभाषा है, क्वेश्चन का परिभाषा। अब फिर आइए हम इस क्वेश्चन का परिभाषा अगर हम कहना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 वर्ड, राजनीति और, तो आप इन्हीं दोनों को ना संक्षिप्त में परिभाषित कर दीजिए। और चूंकि आपका क्वेश्चन का स्टैंड ले रहे हैं कि राजनीति और नैतिकता दोनों साथ साथ चलेगा। क्वेश्चन बोला है कि प्राय कहा जाता है नहीं चलता, लेकिन आप बोले कि नहीं चलेगा,
और इस दो शब्दों को किस प्रकार से 15 से 20 शब्दों में समाहित करें? परिभाषा इसको कैसे दें? बहुत सिंपल सा बात है। अगर हम राजनीति को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम यही बात कहते हैं राजनीति को परिभाषित करते हुए कि यह काम है नीतियों का निर्माण, देश के लिए, राज्य के लिए नीति का निर्माण, और नीति के निर्माणकर्ताओं के लिए उच्च वैल्यू, उच्च मूल्य और नैतिकता होना अनिवार्य। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं वर्ड में इस चीज को, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं कि राज्य के लिए नीति के निर्माता में उच्च नैतिकता का समावेश अनिवार्य है। जिसमें सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ, राष्ट्र प्रेम, होना चाहिए। नैतिकता एवं राजनीति एक दूसरे के वर्ड देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब जरा देखिए इसमें कि हमने उन सब चीजों को भी बता दिया और उन सब चीजों को भी बता दिया जो हम लिखने वाले, ठीक है ना? क्या क्या बता दिया हमने? निस्वार्थ की भावना, राष्ट्र प्रेम, सत्यनिष्ठा, ये सब बता दिया। और ये भी बोल दिया एक दूसरे के पूरा हमारा जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट था, इंट्रोडक्शन आ गया। जो हम लिखना चाहते थे पहले ड्राफ्ट कर लिया और उस ड्राफ्ट को हमने परिभाषित कर दिया कि राज्य के लिए नीति का निर्माण। ठीक है, क्या होगा? इंट्रोडक्शन में है जितना बैठे हुए लोग हैं सबका अलग होगा, सबका लैंग्वेज अलग होगा, सब अलग तरह से लिखेंगे। कोई 30 वर्ड में लिखेंगे, कोई 40 में लिखेंगे, कोई 20 में लिखेंगे। इसलिए आपकी जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व या राइटिंग स्किल वो दिख रहा है इंट्रोडक्शन। ये जो बॉडी है ना, वो एक ही गुरु के सारे स्टूडेंट एक ही जगह लिखेंगे। इवन के एग्जाम्पल इसलिए आप समझिए कि एग्जामिनर अगर आपको चेक कर रहा है तो वो आपको चेक किया यहाँ से कि कितना इसके अंदर चीजों को एक्सप्रेस करने का क्षमता है। तो आप बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छे चला गया इंट्रोडक्शन से, तो बॉडी में अगर 1-2 पॉइंट्स कम भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपका एक नजरिया, आपके प्रति जो एक नजरिया है एग्जामिनर का, वो सही है।
गई, हमने आपको समझा दिया। अब दूसरा आता है कंक्लूजन, बोलते हैं अंत भला तो सब भला। कंक्लूजन ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए आपके पास 30 वर्ड। कंक्लूजन जब आप लिखते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम समरी लिख रहे हैं। समरी नहीं, सारांश नहीं। सारांश वह होता है जिसमें क्या होता है, ऊपर के 4-5 पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। कंक्लूजन का जो हिंदी है निष्कर्ष है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि कंक्लूजन को अगर आप और अच्छे से समझें तो इसके लिए आप निष्कर्ष के स्थान पर ये समझिए कि इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलेवेंस क्यों आखिर जरूरी है, क्यों जरूरी है राजनीतिक और नैतिकता साथ साथ। यही तो आप पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए, यही ना पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो आप बताइए आपकी क्यों जरूरी है कि राजनीति और नैतिकता हमेशा साथ साथ चले। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से पीड़ित वंचित लोगों का उत्थान होगा, देश के संसाधनों का सदुपयोग होगा, मित्र वेतन के साथ उपयोग होगा, और ऐसे स्थिति में देश विकास की गति में आगे बढ़ेगा। इसीलिए चाहिए। तो कंक्लूजन मतलब हम बोलते हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब भविष्य में से क्या परिणाम आएगा, इसको आपको इंगित करना। एक और बात, कंक्लूजन एक और ऐसा चीज है इसको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बॉडी में कोई पार्ट लिखना भूल जाते हैं। कोई पार्ट है जिसको हम चाहते हैं कि हम लिखना चाहते हैं, लेकिन वो छूट गया, दिमाग से उतर गया। सपोज कीजिए कि इसमें ना आप इस सत्यनिष्ठा, राष्ट्र प्रेम, निस्वार्थ की भावना में आप एक पॉइंट बोलना चाहते थे कि सर मैं ना ईमानदारी इसमें लिखना चाहता था, पर ईमानदारी नहीं लिख पाया। कंक्लूजन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर अगर बॉडी में कोई पार्ट छूटा हुआ है और आप उसको वहाँ नहीं लिख पा रहे हैं बॉडी में, तो ऐसे स्थिति में आप कंक्लूजन में लिखिए। तो कंक्लूजन एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रासंगिकता बोलते हैं, क्यों ज़रूरत है ये भविष्य में। और दूसरा इसमें टेक्निक ये होता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जो आप छूट गया और जो क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप उसको बीच में कहीं नहीं डाल पा रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आप उसको कंक्लूजन। तो अगर हम इसका कंक्लूजन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि राजनीति में नैतिकता राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग के साथ लोगों की समस्या पीड़ा को समाप्त कर देश को विकास की गति प्रदान करेगा। सभी कार्यों को ईमानदारी
एक और शब्द आप हटाना चाह रहे हैं, विषय निष्ठा करते, ईमानदारी, विषय निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे। अब ये देखें सब कितना हो रहा है यहाँ पे 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। इस बात को समझिए कि कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और अंत बड़ा तो सब। इसलिए ये दो ऐसा चीज है, कौन कौन, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा कंक्लूजन। जब तक आप 30-40 बार नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जब तक आपका नहीं चलेगा, बनेगा ही। देखिए ये वाला ऐसा है, 5-6 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको लेक्चर दिए हैं, कॉपी में लिखा है, आप उसको बार बार रिवीजन किए, इसका कहाँ रिवीजन, इसका कहाँ रिवीजन। इस बात को ध्यान रखिए कि ये दोनों आपका अपना प्रैक्टिस है, आपकी अपनी समझ है, और जितना आप लिखेंगे उतना परिपक्व है, उतनी मैच्योरिटी है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चंस जब आप लिखते हैं, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो ऑप्शनल का हो, उसको हम लोग इसी रूप में उसको सजाते हैं और इसी रूप में उसको लिखते हैं। लेकिन ये तो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट, तो इसको बनाना नहीं है कॉपी में, इसको ड्राफ्ट में बनाना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वहीं को बनाओगे, पेंसिल से कॉपी मिटा दें। अब देखिए ये अगर आप बना दिए ना, तो आपका कभी भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा, पहले हो गया बाद में हो गया, ऐसा नहीं होगा, सब साफ साफ चलेगा। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कि जैसे आप अपने कॉपी में लिखते हैं, तो हम सत्यनिष्ठा लिखा है तो आपने लिखा हेडिंग सत्यनिष्ठा, फिर डॉट लगा कर लिखा। मेन के एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ एक रिदम में, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं। जहां आपको लग रहा है कि इसमें हेडिंग होगा, पैराग्राफ चेंज करना, बिल्कुल एक ही पेन यूज करना है। दूसरी बात ये, किसी भी शब्द या किसी भी लाइन पर अंडरलाइन नहीं करना। जैसे नोटबुक में हम लोग करते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन क्यों करते हैं नोटबुक में? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बोलते हैं यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार रिविजन करेंगे। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं तो आपका 150-170 वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अंडरलाइन करते हैं तो आप एग्जामिनर को बोल रहे हैं मेरा इस लाइन का महत्व ज़्यादा है, केवल इसी को पढ़िए। ये आपका हर वर्ड हर लाइन इम्पॉर्टेंट है और आप इसमें कभी भी अंडरलाइन वगैरह ना करें। दूसरी बात ये कि कई बार आपको कोई क्वेश्चंस को लिखते समय कोई फिगर स्केच करना पड़े, तो फिगर बनाना पड़े। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया ऐसे बना रहे हैं कोई फिगर, तो कोई अलग पेन यूज नहीं करना, जो पेन चल रहा है उसी से करना। ऐसा नहीं कि पेंसिल से बना रहे हैं या रेड कलर से बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सेम पेन से चलते जाते। तीसरी बात ये कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना दिए, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिखा सचिन, यहाँ पे आते सचिन। अब आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है पैराग्राफ कि एक सचिव होता है तो सचिव होता है, नहीं, तो बना करके देख दिया। तो जो आप पिक्चर बना रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो पिक्चर होता है वो अपने आप में 1000 वर्ड का है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, किसी चीज को आगे कर सकते हैं। जहाँ स्पेस पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस का स्पेस, किसी क्वेश्चन का स्पेस यहाँ से 2 पेज दिया हुआ क्वेश्चन का स्पेस, और आपका ना क्वेश्चन का आंसर यहीं पे पूरा हो जाता है। आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा दीजिए, ये काम। तो जनरली देखिए ये सब चीजें जो हमने आपको बताया कि आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको लिखना पढ़ाने लगेंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक नहीं समझ में आएगा। आपको ये लगेगा तो बहुत आसान है, जब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको हर स्तर पर समस्या होगी। जैसे यहाँ कौन कौन पॉइंट जाएगा, कौन कौन कैसे इंट्रोडक्शन बनेगा, तो उस दिक्कत से रुकना नहीं। पहली बार में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली दिक्कतें कम होती जाएगी। जल्दी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ें आसान हो जाएगी। लेखन क्षमता एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप जितना पढ़ते हैं, जितना आपका नॉलेज है, तो नॉलेज कितना है नहीं है ये तो सिर्फ आप जानते हैं। सामने वाला तो तब जानेगा ना जब आप उसको उन सब नॉलेज को आप समाहित कर देंगे। तो लेखन क्षमता जो है वो आपको बताता है कि किस प्रकार से आप अपने नॉलेज को समाहित मैनेज करते हैं। दूसरी बात ये, जब हम क्लासरूम का जो नोट्स आप पढ़ते हैं ना, इस क्लासरूम का नोट्स लेक्चर होता है टीचर। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लेक्चर आपके कॉपी में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप 2 वर्ष के बाद एग्जाम देंगे, दिमाग में जो आपका चलता है वो लेक्चर चलता है। इसलिए जो नोटबुक का जो लैंग्वेज होता है वो लेक्चर का लैंग्वेज होता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो उसका थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट क्या करता है। जैसे अगर हम 3 लाइन लिखा है आपके नोटबुक में, तो बोली जो लेक्चर था वो लिखा नहीं। आपको क्या करना है, 3 लाइन को समाहित करके 1 लाइन लिखना। तो बहुत सारा शब्द होगा अनावश्यक रूप से, और ऐसा है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे करके बहुत सारा शब्द होता है। आप उसको हटाएंगे और उसको 3 लाइन 4 लाइन आप देखिएगा तो मुझे बोलिएगा तो मैं उसको 1 लाइन कर दूँगा। आप बोल सकते हैं सर तो लिखाते क्यों नहीं? अगर मैं उसको लिखा दूँ ना 3-4 लाइन को 1 लाइन में, तो आप तो 1.5 वर्ष के बाद एग्जाम देंगे तो आपको पढ़ेंगे तो समझ नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो लेक्चर चल रहा था ना, तो उसका रिवीजन करता है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि प्रैक्टिस करना है। ओके, ये सारी चीजें हैं, इस पर प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखिएगा ये कि मेंस का एग्जामिनेशन हमेशा पैराग्राफ वाइज देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट वाइज का मतलब होता है 1 लाइन का, ऐसे हम लोग पॉइंट ऐसे लिखते हैं, एरो दे दिया ऐसे करके और फिर 1 लाइन कर दी। सिर्फ पॉइंट देकर ही छोड़ना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा फैक्ट है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा फैक्ट है, आप उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतना फैक्ट समाहित नहीं हो पाएगा। जब ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉइंट में लिखते हैं। पर 95% आंसर आप लिखेंगे फैक्ट पैराग्राफ। इवन कि जब केस स्टडी में चलेगा ना तो वो भी पैराग्राफ में, क्योंकि उसको 5 पार्ट में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक क्वेश्चन का 5 पार्ट होता है। तो वैसे एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में आप उसको आंसर लिख सकते हैं। यही है आंसर राइटिंग। इसमें आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोडक्शन पर, कंक्लूजन पर, बॉडी पे पॉइंट वाइज लिखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट जाएगा उस चीज़ से, उसको सटीक रूप से आपको
वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा ना हो तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो गया, तो आप वर्ड का भी प्रैक्टिस करेंगे कि इंट्रोडक्शन 30 के आसपास, कंक्लूजन 30 के आसपास, बाकी जो बॉडी का पार्ट है वो 110 120 तक। अगर 120 है तो उसको आप 4 पैराग्राफ में बांट दीजिए, 40 40 40 30 30 35 35 तक, ठीक है। और हर पॉइंट को एक एक पैराग्राफ या 2 पॉइंट को एक एक पैराग्राफ में समाहित कीजिए। देखने में जितना हल्का है, करने में उतना कठिन, ठीक है। कोई प्रश्न तो है? सर कई क्वेश्चन में पीछे से लिखा होता है चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, इन सब का मीनिंग देखिए इसमें लिखा हुआ क्या मत है, आपका क्या मत है? आपका थोड़े मत है जो सर्वमान्य मत है। आप तो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपका क्या मत है? ये सब स्कॉलर नहीं है आप। ये तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो सर्वमान्य है उसको, ठीक है। देखिए चर्चा करना, विश्लेषण करना, जानकारी देना या इस तरह का जितना भी बताएं, ये सब एक जैसा क्वेश्चन। एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन कीजिए। अगर मूल्यांकन करने बोल रहा है तो हर क्वेश्चंस का, हर एक जो आपका सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसमें कुछ कमी, कुछ उसमें कमियां रही है, तो आप लिखेंगे सब ऐसे तरह से, केवल क्या करेंगे एक पैराग्राफ में उसके कमियों को लिखेंगे सब ऐसा ही। जो लास्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूजन से ऊपर वाला, उसमें आप उसके मूल्यांकन कर दीजिए। मूल्यांकन मतलब है ना। अगर वो आपसे बोल रहा है कि मूल्यांकन के साथ सुधार बताइए, तो आप सुधार का नहीं बोल रहा है तो जीएस में ना बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप नहीं रहता, इसलिए क्योंकि जीएस में आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो 2 कैटेगरी में आते हैं। एक आता है 10 नंबर का और एक आता है 15 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन के लिए 150 वर्ड, 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 200 या 225 जैसा वर्ड। ओके, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने का, सुधार करने का स्पेस नहीं है। हाँ ऑप्शनल में होता है, क्योंकि ऑप्शनल में 50 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर उसको हम बाइफर्केट भी करते हैं तो 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आप सुधार लिखते हो। 25 नंबर का एक क्वेश्चन का मतलब है 300 वर्ड, 350 वर्ड। अब आप उसमें जैसा मांग रहा वैसे लिख सकते हैं। उसमें कई बार नहीं भी मांगता तो हम लोग एक पैराग्राफ मूल्यांकन लिखते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सुधार की गुंजाइश होती है। सुधार की गुंजाइश तभी होगी जब आप उसका कमियां बताएंगे। तो ऑप्शनल में थोड़ा सा स्पेस रहता है कि आप थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें। जीएस में नहीं रहता। जीएस में तो 20 क्वेश्चन है टोटल, इथिक्स में 14, बाकी सब में 20। 20 में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चन 150 मार्क्स। तो उसमें ये होता है कि आप कितना तेजी से लिखते हैं, आपका क्वेश्चन ना। इथिक्स में तो आप एक ही तरह का माइंडसेट है, एक ही तरह का टीचर से पढ़े हैं, तो एक ही चीज बात याद आता है। लेकिन जीएस पेपर 3 जब आप पढ़ेंगे ना तो अलग अलग टीचर है, 4-5 टीचर आपको पढ़ाएगा, तो उसका सबका फोकस कैसे आ रहा है दिमाग में वो भी दिक्कत होगा। इकोनॉमिक्स किसी अलग ने पढ़ाया, एनवायरमेंट किसी अलग ने पढ़ाया, इंटरनल सेक्रेटरी किसी अलग ने पढ़ाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी अलग ने पढ़ाया। ओके, तो हाँ आपका प्रबंधन किसी अलग ने पढ़ा दिया, सब कुछ वहाँ पर पिक्चराइज करना कठिन काम होता है। ये बहुत ज़्यादा मूल्यांकन, बहुत ज़्यादा समीक्षा, समालोचनात्मक विवरण इस तरह से नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में क्या जानते हैं। आलोचनात्मक, आलोचना, मूल्यांकन सब एक ही जैसा। मूल्यांकन है तो 2 पॉइंट बता दीजिए उसका कमी, वो भी लास्ट में। कई लोग क्या करते हैं कि मूल्यांकन का क्वेश्चन शुरू से ही कमियां बता देते हैं। मुझसे पूछा कि अच्छा इनका मूल्यांकन कीजिए,
क्वेश्चन पूछा मुझसे कि इनका मूल्यांकन किया, तो मैं तो बताऊंगा ना कि इनका नाम ये है, यहाँ से आते हैं, यहाँ का तैयारी करते हैं, सब बताया मैंने पूरा इंफॉर्मेशन। अब मैं इसका मूल्यांकन कर रहा हूँ कि ये सोती जाता है मतलब कि सुझाव दीजिए या समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, बोले पढ़ती ज्यादा है तो सोती ज्यादा है, हो गया ना? ओके, इसको आप बना लीजिए कॉपी में, पिक्चर इसका लेना है, पिक्चर ले लीजिए।